So, hello guys, welcome back to channel again most welcome to the beautiful platform of मेटकावाला टीम। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्राइन सिस्टम के इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने अपने इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोग पिट्यूटरी स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ चुके हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जितने लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो को नहीं देखा है, आप जाइए उस वीडियो को देखिए ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाओ, ठीक है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है इसको हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता था उसको क्या बोलते थे, एडिनो हाइपोफाइसिस। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ये जो इसका जो सिक्रीशन होता है ये 25% सिक्रीशन होता है इसका, जिसमें दो तरह के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, दूसरा है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। अब देखो, जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है, जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई होता है वो रिलीज करता है एडीएच। एडीएच बोले तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच बोले तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है वो रिलीज करता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वेसोप्रेसिन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी। ये जो एडीएच होता है कौन रिलीज करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई इसको रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, जो इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड सीडी। डीसीटी बोले तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स एंड सीडी बोले तो कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई का एक तरह के देखें तो ये फंक्शन है कि इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डीसीटी एंड सीडी, ठीक है। अब देखो ये जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है, जो सेकेंड न्यूक्लियाई है इसका, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है ये रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन अब फीमेल्स में रिलीज होता है, आपको पता है। तो जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होता है रिलीज करता है ऑक्साइटोसिन हार्मोन्स, जो क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है स्मूथ मसल्स में। ये स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, दो तरह के चेंजेस होते हैं फीमेल्स में। पहला, मिल्क इजेक्शन हार्मोन एक तरह का रिलीज होता है इससे, मिल्क इजेक्शन हार्मोन जिसको प्रोलैक्टिन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, बर्थ हार्मोन रिलीज होता है। अब देखो कॉन्ट्रैक्शन कराता है जब स्मूथ मसल्स का, तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन रिलीज होता है और एक बर्थ हार्मोन। जो मिल्क इजेक्शन हार्मोन रहता है वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है ममरी ग्लैंड्स में। ममरी ग्लैंड्स में क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है ताकि ममरी मिल्क बन सके, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो बर्थ हार्मोन है ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है इन यूट्रीन मसल्स। जब भी कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है और जब समय आता है उसके प्रेगनेंसी का, पार्चुरेशन का, तो उस समय क्या, पार्चुरेशन बोले तो डिलीवरी ऑफ बेबी, बच्चा बाहर आने वाला है, पार्चुरेशन का टाइम आता है, उस समय जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो क्या कराता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रीन मसल में। तब जाके जो फीमेल होती है उसको दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर वो सिम्टम देता है कि हाँ अब डिलीवरी का टाइम आ गया है। तो ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, जिसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा, जिसमें दो तरह का न्यूक्लियाई होता है, सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर, जिसके अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। अब हम पीनियल ग्लैंड के बारे में फिर डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स और पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड। अब देखो जो पीनियल ग्लैंड होता है इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसके डोर्सल साइड में ये लोकेटेड होता है, अस्थिर होता है, ठीक है। पीनियल सेक्रेट अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड मेलाटोनिन। जो पीनियल ग्लैंड है एक तरह का हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको हम मेलाटोनिन बोलते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर के माध्यम से कि कैसे कहाँ पर क्या अस्थिर है। अब देखो ये जो पोर्शन है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मतलब जो नीचे है, हाइपोथैलेमस के जो ऊपर होगा उसको क्या बोलेंगे, इपीथैलेमस, ठीक है। ये थैलेमस वाला पार्ट है, ठीक। अब इसके नीचे जो है हाइपोथैलेमस और ये इपीथैलेमस। तो जो देखो जो हमारी आँखों, जो जैसे मान लो ये लेफ्ट वाली आँख है और ये राइट वाला आँख है, दोनों आँखों के बीच में जो हिस्सा होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग उंगली दिखाते हैं ना तो एक दर्द सा महसूस होता है। इन दोनों आँखों के बीच में ये जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड। जहाँ पर लेडीज़ जो लोग होती हैं बिंदी लगाती हैं, उस वाले पोर्शन पे ये क्या होता है, अस्थिर होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके प्रति बहुत ज़्यादा, जो पीनियल ग्लैंड है उसके प्रति बहुत ज़्यादा मिथ भी है और सच्चाइयाँ भी हैं कि अगर कोई पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट कर ले तो वो
बहुत बड़ा जादूगर हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स के उसके पास सिद्धियाँ आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें इसके प्रति लोगों का भ्रम है और एक तरह से सच्चाई भी है। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर है, ये एपिथैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये दोनों आँख हैं, इन दोनों के बीच में होता है क्या, पिनियल ग्लैंड। ठीक है, आप अपने माथे के बीचों बीच देखोगे दोनों आँखों के बीच में, तो वो पिनियल ग्लैंड है। ठीक है, अब देखो ये जो निकला हुआ है ये सारी चीज़ें, ये है क्या, ऑप्टिक नर्व्स हैं सब, ये सब ऑप्टिक नर्व्स हैं। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस हो गया। अब डाइंसेफ्लॉन मतलब डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। अब देखो पीनियल ग्लैंड जो होता है वो रिलीज करता है मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन। अब जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, जब भी लाइट कम हो, जब भी डीम होता है, अंधेरा होता है, तो मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और जब भी लाइट का टाइम आता है, जब भी सूर्य का प्रकाश आता है या फिर हम अगर कोई बत्ती जला रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको अच्छा नींद लेना है, गहरा नींद लेना है, तो आप अंधेरे में सो या फिर रेड लाइट जलाकर आप सो। ठीक है, तो जब भी पिनियल ग्लैंड जो होता है रिलीज करता है मेलाटोनिन हार्मोन्स। जब अगर लाइट कम है, डीम लाइट है, तो मेलाटोनिन का सिक्रीशन ज़्यादा होगा, और लाइट अगर ज़्यादा है तो मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम होगा। अब फंक्शंस ऑफ मेलाटोनिन, देखो पिनियल ग्लैंड सेक्रेट करता है मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन का फंक्शन देखो, मेलाटोनिन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायurnal रिदम ऑफ आवर बॉडी, नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। ये जो मेलाटोनिन होता है, इसका जब रिलीज होता है, जब पिनियल ग्लैंड इसको रिलीज करता है, तो ये पूरे हमारे जो 24 घंटे का जो स्लीप वेक साइकिल है, जैसे मान लो जब बॉडी को थकान होता है, तो ये मेंटेन करता है, मेलाटोनिन जो होता है मेंटेन करता है कि हाँ इसको सोने की ज़रूरत है, मतलब इसको नींद की ज़रूरत है। तो ये मेलाटोनिन जो होता है ये 24 आवर डायurnal रिदम को ये मेंटेन करता है, और हमारे स्लीप वेक साइकिल का, हमको कब सोना है कब जागना है, इसको ये निर्धारित करता है अपने बॉडी के सारी चीज़ों को देखते हुए। ठीक है, ये डिसाइड कर देता है कि आपको कब सोना है कब उठना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती मोबाइल देखते हैं नींद आते हुए भी। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कब कैसा होना चाहिए, ये मेलाटोनिन डिसाइड करता है। जैसे ठंडियों के टाइम में हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, गर्मियों के टाइम में हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। स्वेटिंग होता है तो बॉडी का टेम्परेचर जाहिर सी बात है कम होगा, है कि नहीं। ये इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को ये इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, पिगमेंटेशन, हमारे जो शरीर की त्वचा है, स्किन है, उसका कलर क्या होगा, मेलाटोनिन डिसाइड करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मेलाटोनिन डिसाइड करता है। आवर डिफेंस कैपेबिलिटी, हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी मेलाटोनिन डिसाइड करता है कैसे रहेगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसके फंक्शंस हैं मेलाटोनिन का, जिसको मैंने अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं थाइमस ग्लैंड को। ठीक है, अब जो थाइमस ग्लैंड हो उसको हम लोग पढ़ते हैं। द थाइमस ग्लैंड इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। ठीक है, अब जो थाइमस ग्लैंड है एक तरह का लोबुलर स्ट्रक्चर होता है जो लोकेटेड होता है बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में, बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। बिहाइंड द स्टर्नम मतलब स्टर्नम के बगल में, और वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, एओर्टा के वेंट्रल साइड में। मतलब जो थाइमस ग्लैंड है ये हमारे दोनों लंग्स के बीच में, स्टर्नम के बगल में और वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा के बीच में ये मौजूद होता है, स्थिर होता है। दिस ग्लैंड सीक्रेट्स द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। जो थाइमस ग्लैंड होता है वो एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है जो पेप्टाइड हार्मोन है, उसको क्या बोलते हैं, थाइमोसिन। Thymus is degenerated in old individuals, resulting in the decreased production of thymosin. As a result, the immune response of old age person become weak. अब देखो जो थाइमस ग्लैंड है ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, और केवल एक यही ग्लैंड है जो उम्र के हिसाब से हमारे अंदर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, बोले तो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और थाइमोसिन का प्रोडक्शन को रिलीज कर देता है ये। ठीक है, थाइमस जैसे बताया है कि थाइमस इज डीजनरेटेड इन द ओल्ड इंडिविजुअल, मतलब जितने भी लोग बुजुर्ग होते हैं उसमें जो थाइमस ग्लैंड है वो डीजनरेट होने लगता है। ठीक है, रिजल्टिंग इन द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, जिसके वजह से जो प्रोडक्शन होता है थाइमोसिन का वो कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है ओल्ड एज पर्सन का वो कमज़ोर हो जाता है
है कि नहीं, ठीक है। अब इसको और डिटेल में हम थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो जो थाइमस होता है, थाइमस ग्लैंड जो होता है रिलीज करता है थाइमोसिन हार्मोन, ये तो आपको पता है। अब देखो इसका काम क्या है। थाइमोसिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी CMI एंड टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी, या तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करेगा या फिर टी लिम्फोसाइट मेडिएट इम्यूनिटी को। अब देखो जब भी ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करेगा उस केस में क्या होगा कि डिवीजन होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा और मैचुरेशन होगा। कौन कौन से सेल का, ये 4 तरह के सेल्स का डिवीजन होना शुरू हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन होना शुरू हो जाएगा और मैचुरेशन होना शुरू हो जाएगा। जैसे देखो जब भी कोई हमारे बॉडी में पैथोजन की एंट्री होती है और जो थाइमोसिन का रिलीज होता है थाइमस के थ्रू, तो ये थाइमोसिन हार्मोन स्टिमुलेट कर देता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को या फिर टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी को, जिसके वजह से जितने भी ये 4 सेल्स हैं उनका डिफ्रेंशिएशन होना शुरू हो जाता है, ताकि जो पैथोजन हमारे बॉडी में एंट्री ले रहा है उसको ये किल कर सके। ये TS सेल है, TKC सेल्स, जो एंटी कैंसर एंड एंटी वायरल की तरह काम करता है कि नहीं। अब ये हो गया TS सेल और ये है T मेमोरी सेल, ठीक है। अभी इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे या फिर इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो ये जो थाइमोसिन हार्मोन रिलीज हुआ जो स्टिमुलेट किया सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को और या फिर टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसके वजह से ये 4 तरह के जो सेल्स हैं TS सेल, TKC सेल्स, TS सेल और टी मेमोरी सेल का डिवीजन, डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन होना शुरू हो गया था, ठीक है। अब देखो एक फंक्शन और इसका, ये थाइमोसिन हार्मोन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी या फिर बी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी। पहला स्टिमुलेट करेगा किसको, टी लिम्फोसाइट को, दूसरा बी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी को। अब इसमें जो बी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी होती हैं ये एक्टिवेट करते हैं मेमोरी सेल को, प्लाज्मा सेल को। बी लिम्फोसाइट मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है ये एक्टिवेट करेंगे मेमोरी सेल को और प्लाज्मा सेल को। अब जो प्लाज्मा सेल होता है ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। क्या प्रोड्यूस करता है ये, एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये अपना है टोटल थाइमस ग्लैंड के बारे में, जो रिलीज करता है थाइमोसिन, जो स्टिमुलेट करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और स्टिमुलेट करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर बी लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट, जो डिवीजन, डिफरेंशिएशन और मैचुरेशन कराता है TS सेल का, TKC सेल का, TS सेल और टी मेमोरी सेल का। और ये जो बी लिम्फोसाइट है ये एक्टिवेट करता है मेमोरी सेल को और प्लाज्मा सेल को, जो प्लाज्मा सेल जो होता है प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, आज ये कन्फ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 lobes विच आर लोकेटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया। जो हमारा ट्रेकिया होता है उसके आइदर साइड, दोनों साइड में ये लोकेटेड होता है। इसके पास 2 lobes होते हैं, जो 2 lobes से मिलकर ये बना होता है। अभी इसका इमेज में मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बोथ द lobes आर इंटरकनेक्टेड विद द थिन प्लेट अ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। अब ये जो दोनों lobes हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, क्या बोलते हैं, इस्थमस, ठीक है। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फोलिकल टिश्यूज। जो थायराइड ग्लैंड होता है किससे मिलकर बना होता है, फॉलिकल से मिलकर बनाता है और स्ट्रोमल टिश्यू से मिलकर बना होता है। फॉलिकल से बोलते हैं क्या, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड जो होता है इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। अब इसके स्ट्रक्चर को देखो, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। अब देखो ये हमारा ट्रेकिया है, वाइंड पाइप जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये जो ट्रेकिया है, ये देखो ये जो है, ये जो पोर्शन है, ये जो ब्लू कलर में है इसको बोलते हैं इस्थमस, जो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। ये देखो ये जो है थायराइड ग्लैंड्स हैं सब, एक ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, और एक इधर 2 थायराइड ग्लैंड है कि नहीं। इसको मत लेके जाना, ये जो ब्लैक कलर का है इसको मैं आगे बताऊंगा, ये पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक इधर लोब है और एक इस साइड लोब है, एक इस साइड लोब है और एक इधर लोब है, 2 लोब है, तो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। अब देखो अगर इस लोब को यहाँ से जैसे काट दिया जाए, यहाँ से जो रेड और इस लोब को काट कर जूम किया जाए, इतना दूर अगर हम काट के जूम करें तो कैसे दिखेगा, ये देखो। अगर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड की बात करें, ये देखो ये पूरा थायराइड है, एक ये लेफ्ट वाला पोर्शन है और एक राइट वाला पोर्शन है, जो दोनों जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। इस्थमस, इस्थमस एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो राइट वाले लोब को और जो लेफ्ट वाला लोब है उस दोनों को जोड़ा हुआ है, ठीक है। अगर इस लोब को अगर हम ट्रांसफर सेक्शन करें, उसको काट कर निकालें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये हो गया स्ट्रोमल टिश्यूज, ये जो जितना भी ये बाउंड्री दिख रही है, ये सब दिख रहा है, ये स्ट्रोमल टिश्यूज है, ठीक है। अब इसके अंदर आ गया फॉलिकुलर सेल। जैसे आपको बताया हमें कि जो थायराइड ग्लैंड है इस कंपोज्ड ऑफ
फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज़। ठीक है, ऐसे ही इसमें दिखा रहा है कि जो ये फॉलिकल्स, ये स्ट्रोमल टिश्यूज हो गया, ये फॉलिकुलर सेल्स हो गया, और जो फॉलिकुलर सेल है इसके अंदर में मौजूद होता है स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन T3 एंड T4, ठीक है, जिसको बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। अब देखो, पहला हमने देखा कि ये थायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड ग्लैंड का ट्रांसफर सेक्शन करेंगे हम, तो ये स्ट्रोमल टिश्यूज है, ये जो एरिया है, ये स्ट्रोमल टिश्यूज का एरिया है। इसके अंदर पाया जाता है फॉलिकुलर सेल। अब फॉलिकुलर सेल के अंदर जो पाया जाता है वो पाया जाता है स्टोर फॉर्म ऑफ थायरोक्सिन, मतलब थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है, थायरोक्सिन। अब देखो, जो थायरोक्सिन जो होता है T3 एंड T4, जिसको थायरोग्लोबुलिन बोलते हैं। अब ये जो रेड कलर का है ये ब्लड वेसल है, ठीक है। और इसके नीचे जो ये जो गुच्छे की तरह दिख रहा है, ये गुच्छा जो इसको बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये रिलीज करता है, जो पैराफॉलिकुलर सेल होता है ये रिलीज करता है थायरोकैल्सिटोनिन, जो रेगुलेट करता है ब्लड के कैल्शियम लेवल को, जो हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है जो डिक्रीज करता है ब्लड के कैल्शियम लेवल को। देखो, अगर कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ है बॉडी में, तो ये जो पैराफॉलिकुलर सेल होता है ये रिलीज होता है, ये रिलीज करता है TCT। जो पैराफॉलिकुलर सेल होता है वो रिलीज करता है थायरोकैल्सिटोनिन। जो थायरोकैल्सिटोनिन है एक तरह का हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, मतलब कैल्शियम के लेवल को ये घटाता है, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ और है, एडजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बोन मैट्रिक्स, एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा ब्लड कैल्शियम थ्रू द किडनी। अब देखो, जब भी, अब यहाँ से देखो फिर से, पैराफॉलिकुलर सेल ये क्या है, बगल में है किसकी, ये बगल में है फॉलिकुलर सेल के बगल में है। अब ये पैराफॉलिकुलर सेल है, ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल है, ये जो एरिया दिख रहा है सराउंडिंग है, जो सर्कल में दिख रहा है, ये फॉलिकुलर सेल है, ठीक है। इसके बगल में गुच्छे की तरह इसको बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल है। ये रिलीज करता है थायरोकैल्सिटोनिन TCT, जो एक तरह का क्या है, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है, जो डिक्रीज करता है ब्लड के कैल्शियम लेवल को, जो क्या करता है, एडजॉर्प्शन कराता है कैल्शियम का बोन में, और एलिमिनेशन कर देता है एक्स्ट्रा ब्लड कैल्शियम थ्रू द किडनी। और जितने भी एक्स्ट्रा कैल्शियम लेवल होता है बॉडी का, वो क्या करेगा, किडनी के थ्रू उसको बाहर करवा देता है। तो ये समझ में आया कि नहीं, ये स्ट्रक्चर मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये दोनों जो है, ये पूरा जो हिस्सा है वो थायराइड का हिस्सा है, ठीक है। दो लोब्स होते हैं इसमें, एक ये लोब है राइट लोब, और एक ये होता है, एक लेफ्ट लोब है। अब इसके बगल में ये जो गुच्छा, ये जो गोल गोल सा दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं। इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। अब देखो, अगर ट्रांसपोर्ट सेक्शन करते हैं हम थायराइड ग्लैंड का, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें स्ट्रोमल टिश्यू हो गया, फॉलिकुलर सेल हो गए। अब जो फॉलिकुलर सेल होता है उसके अंदर स्टोर होता है क्या, थायरोक्सिन T3 एंड T4, जिसको थायरोग्लोबुलिन बोलते हैं। अब देखो, जो पैराफॉलिकुलर सेल होता है, फॉलिकुलर सेल के जस्ट बगल में गुच्छे की तरह होता है, जो पैराफॉलिकुलर सेल होता है इसको बोलते हैं C सेल। अब ये रिलीज करता है थायरोकैल्सिटोनिन। अब थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है एक तरह का हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन होता है, जो डिक्रीज कर देता है ब्लड के कैल्शियम लेवल को, ठीक है, जो क्या कराएगा, एडजॉर्प्शन कराएगा कैल्शियम का बोन मैट्रिक्स में, और एलिमिनेशन करा देगा एक्स्ट्रा कैल्शियम लेवल थ्रू द किडनी, ठीक है। तो ये है। अब हम सीधे देखते हैं फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन T3 एंड T4, ठीक है। जो T3 होता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्राई आइडोथायरोनिन, और ये जो होता है T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन, ठीक है। अब ये देखो, ये जो थायरोक्सिन होता है ये रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारे बॉडी का BMR को ये मेंटेन करता है, BMR को ये क्या करेगा, मेंटेन करेगा। ये सपोर्ट करता है इरिथ्रोपोइसिस, मतलब RBC के फॉर्मेशन को। जो थायराइड ग्लैंड होता है ये हमारे RBC के प्रोडक्शन को, RBC के फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, देयर बाय इंक्रीज करता है ब्लड का ग्लूकोज लेवल। अब जो थायराइड ग्लैंड होता है जो रिलीज करता है थायरोक्सिन T3 एंड T4, पहला क्या करेगा, ये रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारे बॉडी का BMR को ये मेंटेन करेगा, ये हमारे RBC का प्रोडक्शन करवाएगा, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स का, और इंक्रीज कराएगा ब्लड के ग्लूकोज लेवल का, मेंटेनेंस करेगा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब देखो कितना अच्छा काम है इसका, हमारे बॉडी के वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करेगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा, सपोर्ट कराएगा एरिथ्रोपोइसिस, और बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये मेंटेन करेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि जो पैराफॉलिकुलर सेल होता है वो रिलीज करता है थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। जो कैल्सिटोनिन है उसका फंक्शन देखो, ये एक तरह का हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन होता है, जो डिक्रीज करता है ब्लड के कैल्शियम लेवल को, और रेगुलेट करता है ब्लड का कैल्शियम लेवल, मतलब ब्लड अधिकतर ये घटाने का काम करता है। जो थायरोकैल्सिटोनिन होता है ये अधिकतर ब्लड में जो बढ़ा हुआ कैल्शियम है उसको किडनी के थ्रू बाहर निकलवा देता है, ठीक है। तो ये अभी तो हम लोगों ने पढ़ा फंक्शन किसका, T3 एंड T4 का। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं थायरोकैल्सिटोनिन का,
ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन। अगर हमारे बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन की डिफिशियंसी होती है तो क्या क्या इससे हमें परेशानियां हो सकती है। अगर हाइपो सिक्रेशन हो गया, अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है हमारे बॉडी में, तो उससे क्या होगा, पहला क्या होगा, सिंपल ग्वाइटर हो जाएगा ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ I2, ठीक है, जो इंक्रीज कर देगा साइज ऑफ थायराइड का। कई लोग का घेघा बढ़ जाता है, घेघा बोलते हैं इसको, गले में इतना बड़ा गला हो जाएगा, है कि नहीं, तो वो ग्वाइटर ही है, ठीक है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन की डिफिशियंसी से ये होता है। तो ये नहीं इंक्रीज कर देगा क्या, साइज ऑफ थायराइड, जिसको थायराइड का इनलार्जमेंट बोलते हैं। दूसरा चीज़ क्या होगा, हाइपोसिक्रेशन इन एडल्ट में। अगर एडल्ट फीमेल में अगर इसका हाइपोसिक्रेशन होता है तो उस केस में क्या होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, कभी महीने में 2 बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, या फिर 2 महीना आएगा ही नहीं, इस तरह से हो जाएगा। और अगर हाइपोसिक्रेशन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के समय में अगर हाइपोसिक्रेशन होता है तो जो फीटस होता है, जो डेवलपिंग बेबी है, वो एबनॉर्मल फीटस होता है, जिसको क्रिटिनिज्म होता है। क्रिटिनिज्म होने की वजह से क्या होगा कि उसकी IQ जो होगा कम होगा, डीप म्यूटिज्म होगा, थिक स्किन, जो चमड़ी होगी मोटी हो जाएगी, मेंटली एंड सेक्सुअली रिटार्डेशन, मतलब मेंटली तरीके से वो अपंग होगा, सेक्सुअली भी वो क्या होगा, अपंग होगा, मतलब सेक्सुअली भी एक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव होगा, मेंटली भी इनएक्टिव होगा, और उसकी जो स्किन होगी वो मोटी हो जाएगी, डीप म्यूटिज्म होगा, और उसकी IQ बहुत ही कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हाइपोसिक्रेशन अगर प्रेगनेंसी के दौरान हुआ तो ये दिक्कतें आएंगी। अगर एडल्ट फीमेल में हुआ तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हुई, अगर इसका थायरोक्सिन का डिफिशियंसी हुई, तो अगर आयोडीन की डिफिशियंसी होती है तो साइज अब जो थायराइड होता है वो बढ़ जाता है, थायराइड का इनलार्जमेंट हो जाता है। अब देखो, अगर ये तो अभी तक था कि हाइपोसिक्रेशन होगा तो क्या होगा, अगर हाइपोसिक्रेशन होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा साइज ऑफ थायराइड तो ड्यू टू द कैंसर, ठीक है। अगर हाइपोसिक्रेशन होगा तो जो थायराइड का जो साइज वो बढ़ जाएगा, तो ये कॉज करेगा क्या, कैंसर को। अब इसमें आता है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, जिसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज, या फिर बेसेडॉस डिजीज, जिसको बोलते हैं प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, उभरा हुआ आंखें, इंक्रीज हो जाएगा BMR, बॉडी वेट बहुत ही कम हो जाएगा, और बॉडी का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है इसमें, ठीक है। तो ये अगर हाइपर सिक्रेशन होता है थायराइड ग्लैंड का तो ये दिक्कतें आती है, उसको एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर होता है, ग्रेव्स डिजीज जिसको बोलते हैं, या फिर बेसेडोस डिजीज बोलते हैं, जिसमें प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल हो जाएगा, इंक्रीज होगा BMR उसका, और बॉडी का जो वेट होगा कम हो जाएगा, साथ साथ में जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हमेशा बढ़ा रहेगा। तो ये अपना पूरा डिटेल में था थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में, ठीक है। अब जो पैराथायराइड ग्लैंड है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोग के लिए ज़रूरी होता है कि आप चैनल को विजिट कर पाओ, आपको इसकी नोटिफिकेशन मिले, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए और जस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।